Kavyanjali Institution and I am Vandana Yadav and I am going to teach you Political Science Chapter 1. ये जो क्लास हो रही है ये हो रही है आपकी क्लास 10th के लिए और इसमें हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कहता है, जो पॉलिटिकल का है और जो कहता है पावर शेयरिंग. कुछ जानने से पहले या फिर अपने माइंड में ये लाने से पहले कि इस चैप्टर में हम सिर्फ श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं, डच के बारे में पढ़ने वाले हैं, आप उस चीज को भी रोकें. क्यों? क्योंकि पहले हम लोग ये समझते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होता है, क्योंकि आधा काम बेटा जी वहां खत्म हो जाता है जहां हमें चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाता है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर विच इज पावर शेयरिंग. अब देखिए पावर शेयरिंग होता क्या है. ठीक है, डेमोक्रेसी में इसकी जरूरत क्या है. बट बेसिकली अगर आप पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में 4 या 5 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए. फर्स्ट जो आपको ये कहेगा व्हाट, कि वो चीज क्या है. सेकेंड व्हाई, कि जो आप पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो. कहीं तो स्टैंड लेना होगा, कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आना होगा, राइट. तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक क्वेश्चन मार्क कि व्हाई वी आर रीडिंग सो. ठीक है. उसके बाद आता है नीड, कि जो आप पढ़ रहे हैं उसकी जरूरत क्या है. यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ लो और वो आपके कहीं काम नहीं आ रहा तो वो चीज यूटिलाइज आपने की ही नहीं. ठीक है, तो नीड्स होना बहुत जरूरी है. एंड द फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंस. जिस चीज को पढ़ रहे हो वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रख रही है. ओके. एंड द फिफ्थ वन इज योर रिजल्ट. ओके, रिजल्ट और इम्पैक्ट, कि उस चीज का क्या रिजल्ट निकलने वाला है, क्या इम्पैक्ट होंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर बाय रिमाइंड ऑल दिस क्वेश्चंस, कि हम लोग वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो चीज है क्या, उस चीज की जरूरत क्या है, उस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है, और लास्ट पॉइंट विच इज ऑल अबाउट रिजल्ट और इम्पैक्ट. ओके, सो here we are going to start this. Okay, so our chapter name is power sharing. पहले हम चैप्टर के जो हेडिंग है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो इस चैप्टर में डील करने वाले हैं उनके बारे में समझेंगे. ओके, फर्स्ट है आपका पावर शेयरिंग, कि पावर और शेयरिंग ये दोनों चीज हैं क्या. ओके, तो पावर शेयरिंग होता है बेटा जब किसी एक अथॉरिटी को पावर दे दो और वो अपनी पावर दूसरी अथॉरिटी के साथ शेयर करे. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्कूल है. ठीक है, एक प्यारा सा अच्छा सा जैसा हमारे स्कूल होता है, लाइक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ा कॉरिडोर है, सारी फैसिलिटीज हैं जो भी हमें चाहिए होती हैं. ठीक है, अब स्कूल में मैनेजमेंट भी होता है, अथॉरिटीज भी होती हैं, टीचर्स भी होते हैं और आपके स्टूडेंट्स भी होते हैं. और अच्छी बात यह होती है कि हम सबके पास हमारी पावर्स होती हैं. बेसिकली अगर मैं स्कूल की बात करूं तो हमारे माइंड में काफी सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अथॉरिटी, राइट. उसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, उसके बाद आपके सब्जेक्टेड टीचर्स, और उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स. और यही सब मिलके आपके स्कूल बनाते हैं, राइट. तो अब देखिए पावर अथॉरिटी के पास भी होती है. ठीक है, पावर आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी होती है. ओके, पावर आपके टीचर्स के पास भी होती है और पावर आपके स्टूडेंट के पास भी होती है. बेसिकली एक स्कूल में अथॉरिटी जो होता है वो मेन होता है.
ठीक है, अब अथॉरिटी ने ही अपनी पावर में से एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दी है कि जो भी फीस का है, जो भी एडमिट कार्ड का है, वो आप देखोगे, ठीक है, ओके। और सब्जेक्ट टीचर्स के पास भी पावर है, लाइक वो अपने स्टूडेंट्स को अपने मेथड से समझा सकते हैं। जो मेथड बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो, टीचर्स वही अडॉप्ट करेंगे। और स्टूडेंट के पास भी पावर होता है, लाइक उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है बट वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो टीचर को कह सकते हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है। कैसे? अब कहने के बाद क्या होगा कि वो टीचर क्या करेगा, अपना तरीका बदल लेगा। एक्सेप्ट दिस कि कोई और सर्कमस्टेंसेस की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट अथॉरिटी के पास जा सकती है, राइट। पहले वो सब्जेक्ट टीचर के पास जाएगी, ओके। और जब टीचर से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उनके जजमेंट का, तो वो डायरेक्ट किसके पास जा सकती है, अथॉरिटी के पास जा सकती है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग, ओके। आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे कि पावर शेयरिंग ही तो हुआ है कि स्कूल है, उसमें 4 ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन जो मेन ऑर्गन है उसने अपनी ही पावर सबको थोड़ी थोड़ी बांट दी है कि अब मान लीजिए अगर टीचर्स के पास पावर नहीं होगी तो क्या वो टीचर बच्चों को कंट्रोल कर पाएगा? वही चीज है डेमोक्रेसी में। आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी में 50% पावर जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ओके। एंड 50% जो होती है वो आपके सिटीजन्स के हाथ में होती है, ओके। और टोटल 100 हो जाती है, यानी कि कुछ गलत करेगी तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। लाइक अगर वो कोई ऐसा बिल पास कर रही है जिससे सिटीजन्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, लाइक अभी जैसा करंटली अगर बात करूं तो CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, अभी कुछ लोग उसके फेवर में हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। टाइम विल कम एंड वी विल डिस्कस, ओके। सो दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग कि एक अथॉरिटी मेन ऑर्गन, ओके, मेन ऑर्गन अपनी पावर अलग अलग लेवल पर क्या करती है, डिवाइड करती है, ताकि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो अच्छे चल सके, ओके। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट अ एग्जांपल, अगर मैं स्कूल की बात कर चुकी हूँ तो आपको आइडिया लग चुका होगा, बट अगर मैं फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ तो एक घर में सबसे ज्यादा पावर एक फादर के पास होती है, राइट। और फादर वही पावर शेयर करता है मदर से, और मदर उसी पावर को शेयर करती है अपने बच्चों से। कहने का मतलब कि बच्चे वहां पे बोल सकते हैं जहां पर उनको लगता है कि हाँ ये चीज हमारे लिए शायद अच्छी नहीं होगी, ओके। सो दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। अब देखते हैं पावर शेयरिंग यानी कि डिवीजन। पावर शेयरिंग का अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में डिफाइन करती हूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि जो अभी तक सेंट्रलाइजेशन था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ व्हाट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वो कन्वर्ट होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। आई बात समझ में? अब मान के चलिए कि सेंट्रल यानी कि जो हमारा मेन है सेंट्रलाइजेशन है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। वहां पे PM जो होता है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही बिल को प्रेजेंट करते हैं। अब दिल्ली में बैठकर आप राजस्थान के लिए तो डिसीजन नहीं ले सकते ना बच्चा, कैसे लोगे? आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में लोगों को क्या चाहिए। एंड एज वी ऑल नो राजस्थान इज अ वेरी बिग स्टेट कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। राजस्थान इज वेरी बिग, ओके, इन टर्म्स ऑफ साइज। अब देखिए न्यू दिल्ली में बैठकर आप राजस्थान के लिए क्या ही पॉलिसी इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जो आपकी गवर्नमेंट है ये अपॉइंट करेगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि
स्टेट का क्या हो सके बच्चा? वेलफेयर हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कम हो सके, to decrease the number of conflicts, यानी कि लड़ाई झगड़े in the society। ठीक है, अब लड़ाई झगड़े कम होंगे तो ऑफकोर्स ये बात है वेलफेयर भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा लोगों का। ठीक है, तो दिस इज आवर कंसेप्ट पावर शेयरिंग, यानी कि पावर को क्या करना, जो अभी तक एक इंसान के पास है उसको दूसरों में डिवाइड कर देना, यानी कि उसको सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज कर देना। ठीक है, सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग। ओके, अब देखिए, अभी हमने सिर्फ इतना समझा कि पावर शेयरिंग होता क्या है, कि अपनी पावर्स को क्या करना है, हमें उसको डिवाइड कर देना है लोगों के बीच में, जिससे कि क्या हो सके बेटा, जिससे हो सके आपका डेवलपमेंट हो सके और आप स्टेट के लिए और उन बाकी सभी लोगों के लिए पॉलिसी अच्छी अच्छी बना सको जहां पे आप रूल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका डेमोक्रेसी एंड आपका पावर शेयरिंग। बेटा 9th क्लास में ना आपने बहुत कुछ पढ़ा है डेमोक्रेसी के बारे में, जैसे कि डेमोक्रेसी की फर्स्ट डेफिनेशन किसने दी थी, राइट? डेमोक्रेसी कैसे होती है, डेमोक्रेसी है क्या? ओके, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो डेमोक्रेसी इंडिया में फॉलो की जाती है, ठीक है, वो कैसी डेमोक्रेसी है, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया फॉलो? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे जरूर बताएं कि कौन सी डेमोक्रेसी, वैसे भी डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की होती है, इफ यू नो। कौन कौन सी मैं बता देती हूँ, बट इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी होती है बेटा वो क्या होती है, उस पर भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट कौन सी होती है और इनडायरेक्ट कौन सी होती है, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे सुन लीजिए, और जिन्होंने पढ़ा है उनको नाम सुनते ही रिमाइंड हो गया होगा कि ये चीज, ये कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहां पे मान लीजिए ये एक छोटा सा स्टेट है, ओके, इसमें ओनली 4 ओके, इसको आप 400 ले लीजिए, सिर्फ कितने पर्सन्स हैं, ओनली 400, ठीक है, यानी कि 400 लोग, और स्टेट बहुत अच्छा खासा है, हर तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है। अब इन लोगों ने कहा कि भाई जब हम हैं ही टोटल 400 तो हमें गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, 400 लोगों को अगर मैं कहूँ कि मुझे रूल करना है तो 400 लोगों पे तो क्या जा सकता है, राइट? इफ यू रिमेम्बर KGF मूवी, राइट, उसमें क्या होता है, जो लीड होता है आपका वो क्या करता है बेटा, वो उन लोगों को जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा काम करता है, राइट? यानी कि अगर मान लो वहां पे 400 लोग भी हैं, ठीक है, तो 400 लोगों को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो एक लीडर। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो अगर एक स्टेट है जिसमें मात्र 400 लोग हैं, ठीक है, तो अब इनको कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं चाहिए। अगर लोग आपस में कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे की बात मानना जानते हैं, अपना डिसीजन लेना जानते हैं, तो वो उनको क्या, एक गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई हो सकती है, यानी कि अगर मैं कहूँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, तो इट मीन्स अ स्टेट इन विच people collectively
ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कलेक्टिवली टेक decisions for themselves as well as states. कहने की बात क्या थी, समझने की बात क्या थी, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग कलेक्टिवली इकट्ठा होकर जो मुद्दे चल रहे हैं उन पे अपना डिसीजन ले सके, अपना वेलफेयर कर सके, अपने लिए भी और अपने स्टेट के लिए भी। बेटा होता यही है कि अगर जो पीपल है वो अपनी चीजों को, जो प्रॉब्लम्स है उनको बैठ के सॉल्यूशन करे तो वो इजीली कर सकता है। और जब आपके जगह पे जहाँ आप रह रहे हो वहां पे लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं तो इट मीन्स यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ एज वेल एज योर स्टेट ऑल्सो। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कंसेप्ट समझ में आया, बट ऑलवेज रिमेंबर ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये सिर्फ वहां पे अप्लाई होगी जहां पे पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि इंडिया का तो ऑलरेडी इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, राइट? तो इंडिया में तो ऐसा हो नहीं सकता। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी का नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में 2 मिलियन पीपल है, ओके, 2 मिलियन, तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 मिलियन को एक साथ बिठाओ, ठीक है, और उनसे बात करो, डिस्कशन करो? इट इज नॉट पॉसिबल। कोई कहेगा कि मेरे लिए तो ये सही है, कोई कहेगा मेरे लिए तो ये सही है, तो आप एक कॉमन डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट? तो बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ अप्लाई होती है बेटा, ये वहीं अप्लाई होगी, अप्लाई इन स्मॉल एरिया स्टेट प्लस अप्लाई ऑन लेस पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड? यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पे लोग कलेक्टिवली बैठकर अपने मुद्दों को सॉल्व कर सके, रिजॉल्व कर सकते हैं अपने इश्यूज को, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कम कर सकते हैं। बट ये कहाँ पे अप्लाई हो सकती है? सिर्फ 2 कंडीशन में। पहला कि वो स्टेट छोटा होना चाहिए, अगर वो एरिया में बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी वहां पे, तो वहां तो आप ले ही नहीं सकते। आप कहाँ तक ले सकते हो? 200 लोगों के लिए एक कॉमन डिसीजन लिया जा सकता है, बट वहीं पे 2 करोड़ के लिए बात करो तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट, ओके? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि लोग अपने बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इट मीन्स व्हाट? ओके, ठीक है, चलिए, इट मीन्स व्हाट बेटा? इट मीन्स I state in which citizens choose their representative for their welfare and development. ओके, आपको ये डिफरेंशिएट समझ में आया है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे अप्लाई होगी जहां पे लोग कम है, पॉपुलेशन कम है, और इनडायरेक्ट कहां पे होगी? आई स्टेट इन विच सिटीजंस चूज their representative for their welfare and development. इनडायरेक्ट वहां पे अप्लाई होती है जहां पे एरिया भी बड़ा होता है और लोग भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप एक ही मुद्दे पे अपना कॉमन व्यू ले सके। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा बेटा, ठीक है? सो इंडिया में इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो एक जगह पे पाई भी जाती है, ठीक है, जहां पे लोग डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, दिस इज योर होमवर्क। क्या मुझे ढूंढ के बताएं कि डायरेक्ट
डेमोक्रेसी इंडिया के कौन से लेवल पर यूज की जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इनडायरेक्ट तो बहुत ही नॉर्मल है, चाहे आपके इलेक्शंस एमपी के हों, राइट, चाहे एमएलए के हों, ठीक है, आप सबको पता होगा एमपी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, एंड एमएलए इज मेंबर ऑफ legislative assembly. Bacha, this is the basic structure of democracy. I know you already learned about this structure earlier, but जिन बच्चों को उस टाइम शायद नहीं समझ में आया हो, right? या फिर किसी circumstances की वजह से इतना clearly नहीं हुआ हो उनका, तो उसके लिए मैंने एक basic structure जो democracy का है ये आपको बताया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी अभी कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहाँ किया जाता है? डायरेक्ट वहां किया जाएगा जहां पे लोग क्या कर रहे हैं बेटा? कलेक्टिवली डिसीजन ले रहे हैं, ओके। और वो कहाँ पे अप्लाई होगा? वो उस एरिया में होगा जो स्मॉल एरिया हो, ठीक है। अब आप कहो कि मैम आप बांग्लादेश में ये कर सकते हो, तो बांग्लादेश भी तो कोई छोटा नहीं है, राइट। इंडिया में कर सकते हो डायरेक्ट, इंडिया में हर लेवल पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी और उसका आंसर मैं आपसे चाहूंगी, ठीक है। उसके बाद है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। I state in which citizens choose their representative for their welfare and development. ऐसा कोई होता है बेटा कि हम सारे के सारे पार्लियामेंट में जाके बैठ जाए और बोले कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे? Not possible, right? So because of that कि हम सब लोगों के लिए एक लॉ बने जो सबके लिए इक्वल हो, राइट। अगर अब देखो ट्रैफिक चालान इंक्रीज भी हुआ है तो सबके लिए हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही देंगे, राइट, सिर्फ हिंदू ही देंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। यानी कि एक कॉमन डिसीजन पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना होगा जो डिसीजन लेंगे किसके बिहाफ पे? हमारे बिहाफ पे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ओके। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की। अभी पावर शेयरिंग की भी बात करेंगे, ओके, बट अभी ना सिर्फ जो कंसेप्ट है, जो बैकग्राउंड है, वो भी आप थोड़ा समझ लो, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा की जाती है, राइट। एक इनिशियल पार्ट माना जाता है पावर शेयरिंग को, ओके। सो डेमोक्रेसी क्या है बेटा? देखो कुछ पॉइंट आते हैं मेरे माइंड में फटाफट से, वो क्या आते हैं कि मैम ये तो एक it is a form of government। बिल्कुल बात सही है कि कैसी है ये? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। 3 फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट मोनार्की, सेकंड डिक्टेटरशिप, थर्ड डेमोक्रेसी एंड फोर्थ इज मिलिट्री। मिलिट्री वैसे अगर आप देखना चाहो तो सबसे ज्यादा मिलिट्री का एग्जांपल आप पाकिस्तान को देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बाद में स्टैब्लिश की गई थी, उससे पहले मिलिट्री ही था। और डेमोक्रेसी आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में, डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की थी वहां पे एक्चुअल में क्या चल रहा था? मिलिट्री रूल ही चल रहा था, ठीक है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी, व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन विच in this form people have their own rights, not rights, it's people have their own rights to choose their representative according to themselves, okay। It's clear to all
कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और कैसी फॉर्म है? जहां पर लोगों के पास खुद के राइट्स है, क्या करने के? टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। उनके अकॉर्डिंग जो भी सही है, जो उनको सही लगता है, वो खुद चूज कर सकते हैं। कोई आपको आके ये नहीं कहेगा नहीं आप अपनी चॉइस मत रखो, आप जो हम कह रहे हैं उसको देखो। क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में क्या था? 1 person 1 vote and 1 वैल्यू, राइट? वहीं से कनेक्ट कर कर आपको इस चैप्टर में आना होगा। डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग दोनों ही कोरिलेटेड है, ठीक है? अगर डेमोक्रेसी आपका क्लियर नहीं है तो पावर शेयरिंग को समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल आपको आ सकती है। दैट्स व्हाई आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है? ताकि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्या करता है, कैसे हेल्पफुल है और कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, उस सब के जवाब हमें मिल सके। ओके, सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस फॉर्म पीपल हैव देयर ओन राइट्स टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। और हमारा जो भी इंसान है, जो भी इंडिया का सिटीजन है, उसके पास क्या है? एक पर्सन के पास एक ही वोट देने का अधिकार है, ठीक है? इसमें कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता बेसिकली कि आप क्या करो, आप हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग चलो। जो आपकी चॉइस है आप उसे फॉलो बहुत इजीली कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके ओके, देन वी विल गो a higher point and that will be democracy and power sharing. Okay, now you are ready to understand these concepts with their correlation. Okay, correlation का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई, ठीक है? कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे? क्योंकि अभी हमने समझा कि भाई डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है? कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, ओके? और अब हम उससे पहले हमने समझा था कि पावर शेयरिंग क्या होती है। अब देखिए ये दोनों आपस में एक नोड से कनेक्टेड है, ठीक है? ये लीजिए, एक अच्छा सा नोड बना देते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है? एक नोड जो इन दोनों को क्या करता है? ज्वाइंट करता है। अभी तक हमें दो चीजें बहुत इजीली समझ में आ गई हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, ओके, एंड सेकेंड पावर शेयरिंग क्या होती है। पावर शेयरिंग अभी हमने बात की थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी कि पावर्स जो अभी तक सिर्फ एक इंसान के पास थी अब वो सबके पास होगी, ठीक है? और इसी वजह से जो डेमोक्रेसी है उसको क्या बोला जाता है कि 50%, यानी कि डेमोक्रेसी 50% पावर किसको देती है? वो देती है आपकी गवर्नमेंट को, राइट? और 50% पावर ही किसको देगी बच्चा? आपके सिटीजन्स को, ठीक है? कि अगर कुछ गलत करते हो तो आपको गवर्नमेंट रोकेगी, और गवर्नमेंट कुछ रोकती है तो जैसे आप प्रोटेक्शन करते हो, राइट, आप मूवमेंट चला देते हो, तो वो भी पावर क्या है? आपके सिटीजन्स के पास है। चलिए अब बात करते हैं कि पावर शेयरिंग और डेमोक्रेसी कैसे जुड़े हुए हैं। बेटा जस्ट अभी मैंने बताया पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चा? पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि पावरों का क्या करना है? जो शक्ति है उसको आप क्या करोगे? बांटोगे, ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स amongst other authorities or other authorities and groups। अब देखिए मैंने कहा डिसेंट्रलाइजेशन करना, किसका? शक्तियों का बंटवारा करना, किसमें? दूसरे लोगों में, या फिर दूसरे जो अथॉरिटी आपने बनाई है, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है कि देयर विल बी अ सेपरेट रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके? सेकेंड आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, ओके? और थर्ड आपका इंडिया लेवल पे बात करें तो लोकल आ जाता है,
लोकल गवर्नमेंट में आपके सरपंच, पंच, ओके। जो बात करेंगे 73 अमेंडमेंट एंड 74। ये अमेंडमेंट क्या है क्या नहीं है इतना नहीं समझना, सिर्फ याद रखना कि 73 जब भी आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि ये कौन से एरिया की बात करेगा, रूरल एरिया, ठीक है, यानी कि गांव के एरिया के बारे में। और 74 अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये अर्बन के बारे में बात करने जा रहा है, ओके। यानी कि बेसिकली पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था बेटा, सेंट्रल पावर थी, ठीक है। बाद में स्टेट पावर आ गई, और जो इन दोनों के पास पावर थी, मान लीजिए पहले सेंटर के पास कितनी थी, 100, ठीक है। अब 100 में से इन्होंने स्टेट को कितनी दे दी, 50। अब इसके पास कितनी बच गई बेटा, 50। और इन दोनों ने अपना अपना कितना कितना हिस्सा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा किसको दे दिया, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। तो बच्चा मुझे ये बताओ कि ये शक्तियों का विभाजन नहीं है क्या, ये सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ कि भाई पहले तो सिर्फ सेंट्रल था, उसके बाद स्टेट भी आ गया, स्टेट के बाद लोकल भी आ गया। लोकल गांव के बारे में है, ठीक है, कि गांव के लोगों को भी आप सब जानते ही होंगे, सरपंच, पंच, ठीक है, तो उनको भी तो पावर दो, वरना वो लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में रोल क्या निभाती है, अब वो देखते हैं। And for this, okay, ठीक है, कलर भी तो मैटर करता है बेटा। देखिए, the role of power sharing in democracy। आई होप कि अभी तक आपको दो कंसेप्ट बड़े इजीली समझ में आए होंगे। जो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पहला बात किसकी कर रहा है, आपके पावर शेयरिंग की, और दूसरा डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में अभी हमने देखा कि भाई डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी में देयर आर 3 लेवल्स, राइट, देयर आर 3 levels, there are 3 levels, 3 levels of government। कौन कौन से हैं बेटा जी, पहला है आपका सेंट्रल, चलिए थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं, सेंट्रल, ओके। सेकंड है आपका स्टेट, और थर्ड क्या आ जाता है बेटा आपका, लोकल, ओके। इन तीनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, जिससे ये लोग क्या करेंगे, कन्फ्लिक्ट को होने से रोकेंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े को। अब देखिए, अगर आपका समय लड़ाई झगड़े में ज्यादा जा रहा है तो आप विकास कैसे करोगे, राइट। क्वेश्चन आता है माइंड में कि मैम हमारा तो होता है ना, काफी बच्चे एक्सक्यूज देते हैं स्कूल में कि मैम हम काम तो कर लेते, लाइट चली गई, ठीक है, मैम हम ये तो कर लेते मगर ये हो गया। तो बेटा जी, अगर आपका टारगेट एकदम सही है कि आपको पढ़ना है, तो एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो सेंट्रल है वो अपना काम करता है,